अच्छा सर, अभी ओवल मीटिंग की अगर हम बात करें, लास्ट पॉडकास्ट में हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सके थे। अभी आप बात कर रहे थे कि ज़ेलेंस्की जो है ही इज़ अ रियली गुड एक्टर, Yep. तो उनको पता है कि किस टाइम पे क्या बात करनी है। हाँ, पर फिर ओवल हाउस में क्या हुआ था? नहीं देखिए, वहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि उसने जो मैसेज छोड़ा, और मैसेज छोड़ने के बाद जितने भी यूरोपियन लीडर्स की ट्वीट्स आई हैं, वो सारी की सारी उसकी बैक पे थी, खड़े थे। यूरोप के तमाम बड़े वो लीडर्स तो ने ये किसी कहा। और कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन डजंट लाइक ट्रम्प। वो हाँ, तो हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में साथ दे रहे हैं हाँ, ना। हाँ, ये नहीं कि यूरोपियन यूनियन डजंट लाइक ट्रम्प, ट्रम्प डजंट लाइक यूरोप। हाँ, समझ आ रही है? मतलब ओके। यूरोप तो मिन्नतें कर रहा है कि खुदा के लिए हमें छोड़ के मत जाओ, ठीक है, हमें बचा लो। और इस वक्त कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो यूएसए को यूरोप में सब्स्टिट्यूट कर सके, उसको रिप्लेस कर सके, और किसी की मिलिट्री इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। मतलब 1.1 मिलियन जो ट्रूप्स हैं वो रशिया के हैं, ठीक है, और पूरे यूरोप के जो हैं वो 1.2 और 3 बनते हैं जो कि काम वाले हैं। बाकी सारे के सारे वो लिबरल ऑर्डर के नाम पे जो यूरोपीय मुआशरों का हाल किया है अमेरिका ने, उसको वो एड दे दे के कि हम तुम्हारे साथ हैं। मार्शल प्लान से ये गेम शुरू हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और अब तक हर मामले में यूरोप को अमेरिका इस्तेमाल करता रहा, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में इस्तेमाल करता हुआ अपने तमाम जायज़ नाजायज़ कामों में। और जब यूरोप को ज़रूरत पड़ी है तो डोनाल्ड ट्रंप आ गया आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। और अब डोनाल्ड ट्रंप को टैकल कैसे किया जाए, ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा बना हुआ है। अभी कियर स्टारमर जो हैं वो कुछ अरसे में जा रहे हैं यूएस से, और ऑब्वियसली वहाँ पे जाके उनकी खुशामद करेंगे, एक अच्छे बच्चे की तरह हाथ बांध के खड़े होंगे, और उनको कोशिश होगी कि देखें जो भी हो गया ठीक है, लेकिन आप हमें छोड़े ना, हम आपकी ये शराइत मानते हैं सारी की सारी। तो अमेरिका जो है ना वो बहुत अपर हैंड है अभी तक उसका। यूरोप सारे का सारा मिल के भी मिलिट्री को लेके या इकोनॉमी को लेके सारे का, और फिर आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हैं यूरोपीय अक़वाम के। और दूसरी बात, वहाँ पे वो जो राइट विंग का फिनोमिना इमर्ज हो रहा है, जो पिछले पॉडकास्ट में हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया था, विद इन द कंट्री बड़ी पोलराइजेशन हो गई है। जैसे हम यूक्रेन की मिसाल ले लें ना, कि पॉलिटिकली आधा मुल्क जो है वो आपको प्रो रशिया नज़र आ रहा है, जो कहते हैं कि हम रशिया के साथ चले जाते हैं, और आधा मुल्क जो है वो आपको यूरोप नज़र आ रहा है। तो मतलब इस तरह की पोलराइजेशन तारीख में पहले मौजूद नहीं थी। एक तो विद इन द स्टेट पोलराइजेशन है, और फिर विद इन द रीजन पोलराइजेशन है कि रीजन भी डिवाइडेड, यस वो भी डिवाइडेड है, और सब के अपने अपने मफादात हैं। अगर मैं 7% मिलिट्री पे खर्च करता हूँ, चलो तुम भी करो, अगर तुम नहीं करते हो तो मैं क्यों करूँ, अगर मैं करूँगा तो मेरे जितने वेलफेयर के प्रोग्राम है वो बंद होते हैं, वहाँ मेरे खिलाफ खड़ी होगी, मुझे कोई वोट नहीं देगा, ठीक है। बेसिकली इट्स अबाउट पावर, इट्स अबाउट पावर। तो हर सियासतदान ने तो ये देखना है कि मैं सियासत में कैसे सस्टेन कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ, अपनी ताकत को मेंटेन रखने के लिए अगेन उसको जितना वो अपने अवाम का भला करेंगे उतनी देर वो सियासत में रहेंगे। और अगर कुछ फैसले आप सख्त ले लेते हैं तो आप देख रहे कि एक अरसे में यूके के अंदर ही कितने सारे इलेक्शंस आपको होते हुए 2-3 सालों में 4-5 इलेक्शंस आपको होते हुए नज़र आ जाते हैं। तो फिर हर रोज़ आपको दोबारा से इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं, और हम जैसे जो ममालिक हैं वो तो एक इलेक्शंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना खर्चा होता है, ठीक है। तो बार बार इलेक्शंस करवाना तो बहुत मुश्किल है। और वहाँ पे भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है यूरोप की, वो भी इजाज़त नहीं दे रही, उसकी जो सिक्योरिटी को लेकर सिचुएशन है वो भी इजाज़त नहीं दे रही। और रशिया आराम से, वो एक आजकल बड़ा मेम्स देखते होते हैं, कोई एक ग्राउंड होता है, आग लगी होती है, लोग लड़ रहे होते हैं, और एक शख्स दीवार पे खड़ा ऐसे सिगरेट पी रहा होता है, और मैं स्क्रीन से बैठा। सेम जो रूस है ना, वो आराम से पीछे बैठा देख रहा है कि अच्छा जो कुछ तुम्हारा हो रहा है ना, मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसको, ठीक है। आपस में इनकी लड़ाइयाँ, ज़ेलेंस्की के साथ जो आप अंदाज़ा करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खुश मुल्क होगा रशिया होगा, वो रशिया होगा, ठीक है। तो जितने भी ममालिक इस वक्त टेंशन में है वो सारे के सारे यूरोप के हैं। तो बुनियादी तौर पर यूक्रेन का जो मुस्तकबिल है वो इस वक्त ज़ेलेंस्की को अपने कौमी मफादात को देखते हुए जो बचा खुचा मुल्क है उसको बचाने की तरफ उसको जाना चाहिए। अब जो उसने जो बातें भी की हैं ना ओवल ऑफिस में, उसने भी ये बात बार बार, जब डोनाल्ड ट्रंप जब हाइपर हुआ, किस बात पे हुआ था कि आपने हमें 2 दफ़ा सिक्योरिटी दी थी, तब तो आप बचाने नहीं आए। 1996 में भी आपने नहीं बचाया, और 2014 के अंदर भी आपने कहा था कि हम आपको बचाएंगे, ठीक है, तो आप हमें बचाने नहीं आए हैं। तो आपने जो पिछले हमारे साथ सिक्योरिटी के एश्योरेंस के एग्रीमेंट किए हुए हैं वो तो अभी तक आपने हमें किए नहीं। या तो हमें नेटो का मेंबर बनाओ, तो फिर हमें पता होगा कि अब हम सिक्योर हैं, तो फिर हम आपकी ये डील को मान लेते हैं कि हमारा जितना भी मुल्क रूस के पास जा रहा है हम उससे दस्तबरदार होते हैं,
ठीक है, 22% है, 30% है, 18% का इलाका है, हम नहीं उसको लेना चाहते, लेकिन हमें श्योरिटी चाहिए कि रूस दोबारा ये नहीं करेगा। भाई आप ये काम करो बिल्कुल ऐसे जैसे हिटलर ने जब चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया ना, तो म्यूनख के अंदर फ़ौरन से उस वक्त चेम्बरलेन प्राइम मिनिस्टर था बरतानिया का, और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भागे आते हैं हिटलर के पास म्यूनख में, देखो ये आपने अच्छा नहीं किया। तो उसने कहा जी ये मैं रीसेटलमेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये इलाका मेरा था, लिहाजा अच्छा अब दोबारा नहीं होगा। अभी वो वापस भी नहीं पहुँचते तो वो आगे पोलैंड के ऊपर भी अटैक कर देता है। ठीक है, तो एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं IR में जिसको हम अपीजमेंट की पॉलिसी कहते हैं। अपीज करने का मतलब क्या होता है कि आप अग्रेशन शो कर रहे हो और मैं कहूँ चल कोई नहीं बात अभी संभल जाएगा, चलो अभी ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अपीज करना होता है कि आप अगले को रिलैक्सेशन दे रहे हो कि आप अग्रेसर है तो और अग्रेशन दिखाओ, बेसिकली जो इजराइल के साथ करें। यस बिल्कुल ऐसे ही। तो या तो आप फौरन से मुंह तोड़ जवाब दो। आज तक चेम्बरलेन को दुनिया लान तान करती है, इवन के बरतानिया के अपने स्कॉलर्स उसको क्रिटिसिज्म करते हैं कि इसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। अगर वो उसी वक्त चेकोस्लोवाकिया में ही रोक लेता हिटलर को तो ये बात आगे ना बढ़ती, या पोलैंड में ही बाद में रोक लेता तो बात आगे ना बढ़ती। वो आगे उसका वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया यूरोपीय अक़वाम डरती गई और उसका हौसला मज़ीद बुलंद होता गया। लिहाजा इनको अपीज़ नहीं करना चाहिए। अब रशिया जो है वो भी एक तरह से उसने अटैक किया, और शुरू में आपने देखा कि पूरी दुनिया का जो मीडिया और यूरोप जी हम आपके पीछे खड़े हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और अल्टीमेटली आखिर में क्या हुआ कि एक मुल्क ने बड़ों की बातों में आकर अपना एक बड़ा हिस्सा जो टेरिटरी का है, और कितने लाखों लोग जो हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए, कितने सारे लोग सर्दियों में ठिठुर रहे हैं। और दूसरी बात कि रूस जो है ना वो पूरे यूरोप को 30% जो गैस है ना वो रूस से जाती है, और वो जो गैस पाइपलाइंस हैं वो सारी की सारी यूक्रेन से हो के जाती हैं। ये भी एक इवेंट था जिसकी वजह से फासले ज़्यादा बढ़ गए बिटवीन द रूस एंड यूक्रेन, कि यूक्रेन ने कहा कि देखो 33 बिलियन सालाना डॉलर हमें दे दो 2014 के बाद, जब प्रो यूरोपियन प्रेसिडेंट आ जाते हैं, तो फिर यह है कि हम आपके ये गैस को चलने देंगे, वरना हम आपकी पाइपलाइंस जो हैं गैस की वो बंद कर देंगे। और फिर जब अप्लाई करता है यूक्रेन नेटो मेंबरशिप के लिए, दैट वाज द की मोमेंट कि जब रूस ने कहा इनफ इज़ इनफ, ये मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है, अब नो मोर, अब रेडी हो जाओ। ठीक है, तो क्योंकि ये वो लम्हा था जब रूस को ये लगा कि अब अल्टीमेटली जो है मेरा वजूद को ख़तरा लाहक है, और आने वाले दिनों के अंदर जो रूस है वो पता नहीं दुनिया के नक्शे पे हो या ना हो। ठीक, लिहाजा उस वक्त वो एक कैटेगोरिकल डिसीजन लेता है, और उसके नतीजे में आप फिर देखते हो कि वो यूक्रेन के ऊपर जंग मुसल्लत कर देता है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कभी भी, बल्कि हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में भी, हमारी देखें जो रियासतें होती हैं ना वो हमेशा ह्यूमन बिहेवियर पे काम करती हैं। जिस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान के एक्शन को देखते हुए कभी अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको लगता है कि कहीं ये मेरे लिए तो नहीं कर रहा, अगर ये काम हो रहा है तो वो, फॉर एग्जांपल मैं अमूमन एक मिसाल देता हूँ कि अगर माहीन रात को 10-11 बजे किसी पार्क में टहल रही है, अचानक से वो देखती है कि एक गाड़ी में 3-4 गुंडे पिस्टल लेके आए हुए हैं और उसने कैप वो पहने हुए हैं जो हैट होते हैं, तो माहीन का पहला रिएक्शन क्या होगा? भाग जाओ। नंबर 1 भाग जाओ। हो सकता है कि वो आपकी तरफ ना आ रहे हो, किसी और तरफ जा रहे हो। ठीक है, बात यह है कि हम जो परसीव करते हैं पर्सपेक्टिव कि ये मेरी तरफ आ रहे हैं, कि एक बंदा खड़ा था उसने कहा ये मेरे, उसने पिस्टल निकाला और गोली पहले चला दी, हालांकि वो किसी और तरफ जाना चाह रहे थे, सेल्फ डिफेंस का नाम दे दिया। बिल्कुल। तो ये इंसान जब कोई थ्रेट देखता है तो फौरन से उसका एक रिएक्शन होता है, वो कैलकुलेशन करता है कि ये क्या है, रात का लम्हा है, पुलिस वाले बाहर कोई नहीं है और रात है और ये गुंडे हैं, तो इसका मतलब मैं तो क्या, हो सकता है कि वो पास से गुजर के आगे किसी और अपने काम के लिए जा रहे हो। किस काम के लिए? कोई भी कहीं हो, किसी और को पकड़ना हो, मास्क पहन के कहाँ जा रहे? चोरी करनी हो, किसी और घर में जाना हो, आप वैसे ही पार्क में बैठे हुए वहां पे। ठीक है, तो अगेन कैलकुलेशन एंड मिस कैलकुलेशन। रियासतें भी ऐसी देखती हैं, लाइक इंडिया ने एटम बम बनाया तो हमने कहा भी ये किसके लिए बना रहा है, हम सबसे पहले इनसिक्योर हो गए, हमने कहा हमें भी बनाना चाहिए, हमने भी बना लिया, डेटरेंस क्रिएट हो गई। ठीक है, तो रियासतें ह्यूमन बिहेवियर पे काम करती हैं। बट डोंट यू थिंक दैट वाज नेसेसरी? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि देखें कि आपने जब एक एक्शन होता है, समटाइम्स आप एक्शंस को मिस कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे चैम्बरलेन ने किया था कि हिटलर यहीं तक रहेगा। ठीक है, लेकिन वो आगे बढ़ गया,
ठीक है। तो बात यह है कि रियासतें हमेशा वो अपनी तरफ से रैशनल डिसीजन लेती हैं, लेकिन सम टाइम वो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके रैशनल डिसीजन भी ले रही होती हैं, बाद में वो इरैशनल भी साबित हो जाता है। ठीक है, कि असल में ये काम नहीं था, असल में तो ये वाला काम था। तो कितने ही आप देखो ना, अमेरिका अफगानिस्तान में आया, आखिर में उन्हीं के साथ दहशत गर्दों के साथ उसको एग्रीमेंट करके जाना पड़ा। ठीक है, इराक के ऊपर अटैक किया। ठीक है, तो मतलब कितने ही आईआर में हमें ऐसे फैसले मिलते हैं जो मिसकैलकुलेटेड रिएक्शंस होते हैं रियासतों के। ठीक है, तो इस वक्त भी ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मुल्क उसके पास मौजूद है, या तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक तो ये भूल जाए, क्योंकि अब थोड़ा सा ईगो का भी मसला आ गया है डोनाल्ड ट्रंप का और ज़ेलेंस्की का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ज़ेलेंस्की को एक डिक्टेटर भी करार दे दिया था और भी कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे ज़ेलेंस्की के लिए कि जो इंटरनेशनल रिलेशन में डिप्लोमेसी के जो एथिक्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, उनके बहुत खिलाफ थे। ठीक है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बादशाह है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जंगल का शेर है, लिहाजा दुनिया में वो होगा जो वो चाहेगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर रियासतों को बहुत सोच समझ कर फैसले करने होते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर अगर अभी सऊदी अरेबिया के अंदर एक एग्रीमेंट की तरफ ज़ेलेंस्की ने जैसे कह दिया था कि मैं रेडी हूँ यूएसए के साथ टॉक्स करने के लिए, वो जो एक मिनरल एग्रीमेंट होना था, और इसके ताबे मिनरल एग्रीमेंट के ताबे मैं उन शराइत को मानने के लिए भी तैयार हूँ जो अमेरिका दे रहा है, ताकि एक दफ़ा जो सीज़ फायर है वो हो जाए। तो शुरू में तो ज़ेलेंस्की ने उसके अंदर पार्टिसिपेशन से इनकार कर दिया था, लेकिन अभी सऊदी अरेबिया के अंदर जद्दा में या रियाद में शायद अभी इनकी गैदरिंग हो रही है। अब देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं।